Hello everyone, this is Dr. Asif Khan and welcome back to my YouTube channel that is Biology on your fingertips। आज के सेशन में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द चैप्टर मूवमेंट एंड लोकोमोशन। सो आज के सेशन में हम लोग मैकेनिज्म्स ऑफ मसल्स एक्शंस को समझेंगे। मेनली मैकेनिज्म में स्ट्राइएटेड मसल्स का रोल क्या है, एक्शन कैसे वो परफॉर्म करती हैं और ये सब कुछ स्टार्ट कहां से होता है। इस मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म्स ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को कंप्लीटली समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं एक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। तो कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट मिस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती है। तो ये पूरा जो मैकेनिज्म है ये स्टार्ट तब होगा जब मसल्स पे स्टिमुलेशंस होंगी, स्टिमुलाई आएगा। आप जानते हैं ना कि अगर आप स्टेबल हैं, रेस्ट पे हैं, तो आप मसल्स को लिफ्ट तभी करेंगे जब कोई स्टिमुलाई आएगा, कोई टच होगा या कोई सेंसेशंस होंगी, इचिंग होगी, पेन होगा, तभी आप अपनी मसल्स की हेल्प से उसको रेगुलेट करेंगे। या अगर आपको मूवमेंट करना है, लोकोमोशन करना है, तब आप मसल्स को इन्वॉल्व करोगे। मगर जब तक मसल्स रेस्ट पे हैं, ये यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक मसल्स रेस्ट पे हैं, ये मान लेते हैं इसका सार्कोलेमा है, मसल्स की मेम्ब्रेन है, ठीक है। जिन लोगों को सार्कोलेमा और बाकी कंपोनेंट्स मसल्स के नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो का जिसमें कंप्लीट मस्कुलर सिस्टम मैंने एक्सप्लेन किया है। तो हर एक पार्ट को पहले देख ले, तब मैकेनिज्म समझे, तब शायद मैकेनिज्म समझना ज्यादा इजी होगा। तो मसल्स की मेम्ब्रेन जो सार्कोलेमा है, इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो इसका बनता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये बन जाता है -50 MV टू 100 MV, -100 MV, ओके। -50 MV से -100 MV। आपको याद होगा जो न्यूरॉन्स में हम लोगों ने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखा था, वो -70 MV था। यहां पे ये रेंज करता है फ्रॉम -50 MV टू -100 MV। ये इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। और जैसे ही इस पे कोई स्टिमुलाई आएगा, स्टिमुलाई भी कहां से आएगा इसको भी समझना होगा। स्टिमुलाई आएगा मोटर नर्व से। तो मोटर नर्व एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ठीक है। मोटर नर्व एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। तो मोटर नर्व एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, इसका आप मतलब समझ रहे हैं। देखिए मतलब यह है, अगर आपको मसल्स पे इचिंग है या कोई भी सेंसेशन है, तो पहले तो ये मैसेज सेंसरी नर्व के थ्रू आपके ब्रेन तक जाएगा। ब्रेन अपना एक्शन प्लान करेगा, फिर मोटर नर्व के थ्रू जिस मसल्स को हम अफेक्टर बोलेंगे, जिसको इफेक्ट करना है, उस पे अपनी सिग्नलिंग देगा, स्टिमुलाई देगा। तो सिग्नलिंग के लिए एक चीज तो क्लियर है कि मोटर नर्व ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। कैसे जनरेट करेगा, अब इस चीज को समझिए। तो मोटर नर्व सबसे पहले क्या करेगा, जो न्यूरॉन्स हैं, मान लेते हैं ये न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा सा देख लें। तो मोटर नर्व क्या करेगा, अपने न्यूरॉन्स के ये साइनेप्टिक नोड, ये मोटर नर्व का ही न्यूरॉन है। तो ये वाला जो पार्ट है ये हो गया आपका साइनेप्टिक नोब, ठीक है। तो मोटर नर्व मोटर न्यूरॉन के थ्रू, है ना, अपने साइनेप्टिक नोब से कुछ केमिकल्स को रिलीज कराएगा, और ये केमिकल्स होंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स एसिटाइल कोलाइन, ठीक है। तो ये जो केमिकल्स इस पे गिर रहे हैं, इसको मैं यहां मेंशन कर रहा हूं। तो ये है आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स एसिटाइल कोलाइन। देखिए ये बच्चों बेसिक है, इतना तो आपको पहले समझना है कि मोटर नर्व जब तक अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करेगा, तब तक ये
सिनैप्टिक नोड से न्यूरोट्रांसमीटर्स मेनली एसिटाइल कोलाइन ये इस मेम्ब्रेन पे आके नहीं गिरेगा। अब होगा क्या, अब ये एसिटाइल कोलाइन गिरा है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा। जैसे एसिटाइल कोलाइन गिरेगा सार्कोलेमा पे, तो एसिटाइल कोलाइन को और डीपर लाने के लिए सार्कोलेमा टी शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेगा। तो ये टी शेप्ड सार्कोलेमा बनने का कारण क्या है, क्यों टी शेप्ड बना है ये? इसका रीजन ये है कि जैसे ही ये मेम्ब्रेन अंदर की तरफ डीपर जाएगा तो उतने ही डीपर में ये न्यूरोट्रांसमीटर्स एसिटाइल कोलाइन पहुंचेंगे। जितना डीपर एसिटाइल कोलाइन पहुंचेगा, मैं ये मेंशन कर रहा हूं, जितना डीपर एसिटाइल कोलाइन पहुंचेगा उतनी स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग होगी। उतनी स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग कहां होगी? ये जो साइटोप्लाज्म है जिसको हम मसल्स का सार्कोप्लाज्म कहते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? इससे होगा क्या, जितना डीपर सिग्नल्स जाएगा उतना ज्यादा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टिमुलेशन मिलेगा। ठीक है, यहां हम लोग न्यूक्लियस को ड्रॉ कर रहे हैं। आई होप ये चीज आपको दिख रही है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस से ही अराइज होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल ना इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। क्यों है? क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम का स्टोरेज करता है। बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसी का है, क्योंकि कैल्शियम का स्टोरेज करता है। ठीक है, तो यहां कैल्शियम भरे होते हैं। अब होगा क्या, जितना डीपर, अब सोचिए इतना डीपर क्यों बना, टी शेप क्यों बना? क्योंकि जितना ये डीपर जाएगा उतनी स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग्स मिलेंगी और उतना ज्यादा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टिमुलेट होगा। समझ में आ रहा है? मगर अब यहां पे ये पार्ट तो आप समझ गए। दूसरा पार्ट ये भी है कि सार्कोलेमा भी एक नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह है। अगर न्यूरॉन्स पे, अगर आपने कंडक्शन ऑफ इंपल्स पढ़ा है या जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स पढ़ा है, तो उसमें आपने एक चीज देखी होगी, यहां जितना इंपॉर्टेंट ये काम करता है न्यूरोट्रांसमीटर, उतना ही इंपॉर्टेंट रोल हमारे सोडियम एंड पोटेशियम के चैनल्स का है। क्योंकि अगर आपने इसको छोड़ दिया ना, नर्व इंपल्स में जितना ये इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन में है, अगर आपने इसको छोड़ दिया तो आप ये मान के चलिए कि फिर आपका इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। तो ये एक चैनल है जिसके थ्रू सोडियम अंदर आएगा। तो सोडियम बाहर की तरफ ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ये सोडियम ज़्यादा है, अंदर भी होते हैं सोडियम मगर इसके कंपैरेटिवली कम होंगे। ठीक है, तो ये आपके सोडियम है। ठीक है, मैं सब मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत अच्छे से मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन समझना है। तो ये सब सोडियम है। ओके, और अंदर भी हम कुछ सोडियम ड्रॉ कर लें, बिकॉज अंदर भी बच्चों सोडियम्स तो होते हैं मगर बाहर के कंपैरिजन्स में बहुत कम होते हैं। ठीक है, ये तो समझ गए आप। अब दूसरी चीज क्या है, सोडियम का चैनल तो क्लोज रहेगा मगर जैसे ही ये गिरेगा, एसिटाइल कोलाइन इस पे गिरेगा और टी शेप्ड का लूप बनेगा, अब सोडियम का चैनल खुलेगा। तो टी शेप्ड सार्कोलेमा इसके दो फंक्शन हो गए। एक, ये स्टिमुलेट करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, है ना, टू रिलीज कैल्शियम आयन। ठीक है, क्योंकि ये बहुत डीपर चला गया है। और सेकेंड, ये क्या करेगा, ये सोडियम पोटेशियम चैनल्स को भी ओपन करेगा। तो सोडियम के चैनल्स को मेनली ये ओपन कर देगा और पोटेशियम के चैनल्स को भी सेम टाइम पे, क्योंकि पोटेशियम के चैनल्स भी ओपन होंगे तभी तो बच्चों पोटेशियम बाहर की तरफ जाएगा। तो हम एक चैनल पोटेशियम का भी ओपन कर लेते हैं। बहुत सारे चैनल्स होते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो नर्व इंपल्स की वीडियो भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। तो पोटेशियम अंदर ज़्यादा होते हैं तो अंदर हम लोग
अब कुछ पोटेशियम भी ड्रॉ कर लें। ठीक है, ये पोटेशियम्स हो गए, ये बहुत ज़्यादा हैं अंदर, मगर ऐसा नहीं है कि बाहर पोटेशियम नहीं है, बाहर भी पोटेशियम है, मगर इसके कंपैरिजन में बाहर पोटेशियम कम है। अब यहां तक तो आपको क्लियर हुआ। मोटर नर्व ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, न्यूरोट्रांसमीटर्स को मेम्ब्रेन पे गिराया, मेम्ब्रेन बिल्कुल टी शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है जिससे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स मेनली एसिटाइल कोलाइन बहुत डीपर आ जाए। और ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन था जो न्यूरोट्रांसमीटर्स के पहले था वो -50 MV से -100 MV है, मगर जैसे ही एसिटाइल कोलाइन इस पे गिरेगा सोडियम के चैनल्स तो खुलेंगे ही, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी स्टिमुलेट हो जाएगा जिससे कैल्शियम निकलेगा। और सबसे बड़ा चेंज क्या आएगा, अब ये चीजें यानी सोडियम अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, पोटेशियम बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, तो इट लीड्स टू यानी ये टी शेप सार्कोलेमा से डिपोलराइज्ड स्टेट बनेगा। तो डिपोलराइज्ड स्टेट बनेगा यानी एक्शन पोटेंशियल होगा। तो डिपोलराइज्ड स्टेट क्या कर रहा है बच्चों, ये एक्शन पोटेंशियल डेवलप कर रहा है। तो एक्शन पोटेंशियल के लिए आप जानते हो कि आयनिक एक्सचेंज होगा, सोडियम अंदर की तरफ जाएगा तो सोडियम इन और पोटेशियम बाहर की तरफ जाएगा। चलिए, अब आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि ये इतनी हलचल हुई है एसिटाइल कोलाइन के गिरने से, तो बेटा रेस्टिंग मेम्ब्रेन क्या बन जाएगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन अब चेंज होके क्या बनेगा, ये 50 से प्लस 75 MV बन जाएगा, जो इंडिकेशन है कि इंपल्स मसल्स के लिए जनरेट हो गई है। तो ये याद रखना है आप लोग को, ये पूछा जा सकता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन मसल्स की मेम्ब्रेन का क्या होता है और डिपोलराइज्ड स्टेट में मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है। तो दिस इज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल एट अ डिपोलराइज्ड स्टेट। चलिए, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिपोलराइज्ड स्टेट का भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इतना कुछ तो हो गया, फाइनली कंक्लूजन क्या निकला कि इस एक्सचेंज से एक चीज हुई है कि आयनिक एक्सचेंज हुआ, चैनल्स खुले, सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट हुआ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टिमुलेट हुआ। बेटा आपको दो चीजें याद रखनी है, सोडियम के चैनल्स भी खुलेंगे, पोटेशियम के चैनल्स भी खुलेंगे, मगर इनको वापस भेजने के लिए, रिपोलराइज्ड करने के लिए हम सोडियम पोटेशियम पंप भी यूज करेंगे, मगर इसका रोल आगे है। अब जरा आते हैं उस पार्ट पे कि इस कैल्शियम को निकालने के बाद कैल्शियम करता क्या है। तो यहां तक अगर आपको एकदम क्लियर है तो मैं अब आगे चल रहा हूं नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, कैल्शियम तो निकल गया। अब ये जो कैल्शियम है, ठीक है, ये कैल्शियम, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है एक्टिन प्रोटीन का। ठीक है, एक्टिन प्रोटीन जिसमें 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर भी मस्कुलर सिस्टम के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर भी एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन हम लेके चलेंगे कि एक्टिन के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला है एफ एक्टिन। एफ एक्टिन का मतलब फाइब्रस फिलामेंटस एक्टिन, क्योंकि एक्चुअली पहले में ये जो एक्टिन आप देख रहे हैं ना, ये पहले ग्लोब्यूलर होता है, फिर इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो ये एक लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ग्लोब्यूलर होता है जी एक्टिन, और जी एक्टिन पॉलीमराइजेशन के बाद एफ एक्टिन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, ये बात तो आप समझ गए। ठीक है, सेकंड आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है, ये है ट्रोपोमायोसिन का पार्ट। ये भी प्रोटीन है एक्टिन का, और इस पे एक्टिव साइट्स होती हैं जिसपे मायोसिन को आके बाइंड होना है। और ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रोपोनिन, जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं। अब वो जो कैल्शियम रिलीज हुआ था, अब उसका रोल आ चुका है।
तो ये जो टीपीसी है ना, ये ट्रोपोनिन का वो पार्ट है जो कैल्शियम को बाइंड करने में हेल्प करता है। अब ये देखिए कैल्शियम बाइंड हो गया, ये वही कैल्शियम है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हुआ था जब एसिटाइल कोलाइन बहुत डीपर गया था। सिग्नलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टिमुलेट होके कैल्शियम को निकालते हैं। ये कैल्शियम जाके ट्रोपोनिन से बाइंड हो जाएगा और ट्रोपोनिन टीपीटी के थ्रू ट्रोपोमायोसिन से बाइंड हो जाएगा। कनेक्शन समझ में आ गया ना? मैं फिर से एक बार मेंशन कर रहा हूं, देखिए इसका कोई काम नहीं है, अब आप समझ गए हैं कि आपका एक्टिन बना कैसे है। तो प्रोसेस को अब सीक्वेंस में लेके आते हैं। तो ये जो कैल्शियम रिलीज हुआ था, कैल्शियम जो रिलीज हुआ था फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इट बाइंड्स टू, सबसे पहले किससे बाइंड हुआ? ये बाइंड हुआ ट्रोपोनिन से। तो ट्रोपोनिन सी से बाइंड हुआ। ट्रोपोनिन सी किससे बाइंडेड है? ट्रोपोनिन सी जो है ये बाइंड है, बाइंड्स टू ट्रोपोमायोसिन। अब इससे होगा क्या कि जो कैल्शियम है ये ट्रोपोनिन को खींचेगा। क्या करेगा? ये इसको खींचेगा, जिससे ट्रोपोमायोसिन भी खींचेगा। जब ट्रोपोमायोसिन खींचेगा तो एक्टिव साइट्स एक्सपोज्ड हो जाएंगे जो कि पहले मास्क्ड हैं या कवर्ड है ना। तो ट्रोपोनिन क्या करेगा? ये लाइन बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम पुल्स द ट्रोपोनिन, है ना। जैसे ये ट्रोपोनिन को पुल करेगा, लीडिंग थ्रू स्ट्रेचिंग या पुलिंग, आप इसको पुलिंग ही यूज करें, स्ट्रेचिंग और पुलिंग ऑफ ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन भी खींचेगा, जिससे क्या होगा? एक्सपोजर होगा एक्टिव साइट का। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपोजर हो जाएगा एक्टिव साइट का। अब इस एक्टिव साइट के एक्सपोजर में जो एनर्जी चाहिए, इसमें एटीपी भी इन्वॉल्व है। सिर्फ कैल्शियम ही इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब जरा अगले प्रोटीन की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्शन करना है। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए अब क्या होगा? इस एक्टिव साइट पे आके हमारा जो सेकंड प्रोटीन है मायोसिन, इसका हेड आके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। तो ये आपका देख रहे हैं मायोसिन हेड बाइंड हुआ। और आपको याद होगा, अगर आपने मसल का सिस्टम देखा है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अगर आपने मसल सिस्टम का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वीडियो देख ले, क्योंकि जब तक आप इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे ना बच्चों, तब तक मैकेनिज्म समझ में नहीं आएगा। चलिए फिर भी मैं शॉर्ट में बता दूं, मसल्स के हेड पे यहाँ पे एक होता है एटीपेज बाइंडिंग साइट। तो एटीपेज बाइंडिंग साइट, एटीपेज वो एंजाइम है जो एटीपी को ब्रेक करेगा। तो एटीपेज क्या करेगा? एटीपी को ब्रेक करेगा इनटू एडीपी प्लस फॉस्फेट। चलिए एक काम तो ये होगा। और ये दूसरा साइट इसके पास है, ये वही साइट है, इसको हम ब्लैक से ड्रॉ कर ले, ठीक है। ये वो साइट है जिसपे जो एक्टिन से बाइंड होगा। तो ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है। तो अब इस बाइंडिंग में एटीपी का रोल कितना इंपॉर्टेंट है कि जब तक मायोसिन एटीपेज के थ्रू, एटीपेज बाइंडिंग साइट के थ्रू एटीपी को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक यहां पे हेड की बाइंडिंग नहीं होगी। और इस एटीपी का अब जो फंक्शन है, इस पे आपको ध्यान देना है। अब क्या होगा? एक्टिन क्या करेगा? एक्टिन, पहले एक चीज और समझ लीजिए, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, जिसमें मायोसिन जाके एक्टिन की एक्टिव साइट से बाइंड हो गया है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिज अपीयरेंस। तो क्रॉस ब्रिज अपीयरेंस पे क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि मायोसिन के हेड को एक्टिन के एक्टिव साइट के साथ बाइंड करने के लिए एटीपेज को एटीपी ब्रेक करना है ताकि एनर्जी लिबरेट हो और बाइंडिंग हो। और ये जो साइट है ये एक्टिन को बाइंड करने के लिए ही बना है। तो एक साइट एक्टिन से बाइंड हो जाएगा, दूसरा साइट एटीपी को ब्रेक करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और बाइंडिंग को प्रमोट करेगा। अभी तो सिर्फ बाइंडिंग हुई है ना।
अब इसका स्लाइडिंग मूवमेंट होगा। ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो मसल्स में आपसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पूछा जाता है। तो स्लाइडिंग मूवमेंट क्या है, अब इसको देख लीजिए आप। स्लाइडिंग मूवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपको ध्यान रखना है, जब आप स्लाइडिंग मूवमेंट एक्सप्लेन करेंगे ना, तो स्लाइडिंग मूवमेंट में इस चीज का ध्यान आपको ज्यादा रखना है कि मायोसिन नहीं, एक्टिन मायोसिन को खींचेगा। तो एक्टिन जब मायोसिन को खींचेगा तो एक्टिन पुल्स द मायोसिन। ओके, तो ये लाइन आपको याद रखना, जब एक्टिन मायोसिन को खींचेगा तो इससे क्या होगा, इससे होगा स्लाइडिंग, है ना, लीडिंग टू स्लाइडिंग मूवमेंट। इसको स्लाइडिंग थ्योरी के फॉर्म में भी प्रूव किया गया है। ठीक है, स्लाइडिंग मूवमेंट होगा। तो इस स्लाइडिंग मूवमेंट को ही मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, लीडिंग टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। बात समझ में आ गई आपको, कितना इंपॉर्टेंट था ये स्टेप। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन में तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल देखिए कैल्शियम ने प्ले किया। कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड हुआ, उसने ट्रोपोमायोसिन को खींचा, एक्टिव साइट एक्सपोज्ड हुई, मायोसिन चल के आया। जब मायोसिन चल के आया तो उसने एक्टिन को, क्योंकि उसके पास एक्टिन बाइंडिंग साइट है, एक्टिन को बाइंड किया। इस मूवमेंट में भी एटीपी लगा, बाइंडिंग में भी एटीपी लगा, क्योंकि मायोसिन के हेड पे एटीपेस है जो एटीपी से एनर्जी प्रोड्यूस्ड कराएगा बाय ब्रेकिंग डाउन इनटू एडीपी प्लस पी। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, अब देखिए जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपने देखा था कि ये डार्क और बीच में लाइट बैंड का स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये जेड लाइन होती है ना। तो जेड लाइन जो है इस पे एक्टिन होता है, तो इस पे आपको याद होगा सेंटर पे मायोसिन होता है ना बच्चों। ये हो गया आपका एम जोन जिस पे मायोसिन था, इस पे एक्टिन है। तो एक्टिन जब मायोसिन को खींचेगा तो क्या होगा, लाइट बैंड डिसअपियर हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनेगा कि जेड लाइन कम्स क्लोजर टू ईच अदर एंड लाइट बैंड डिसअपियर्स। तो लाइट बैंड डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है, लाइट बैंड डिसअपियर हो गया। अब जैसे ही लाइट बैंड डिसअपियर होगा, मसल्स तो कॉन्ट्रैक्ट है मगर उसको रिलैक्स भी करना है, तो रीअपियरेंस कैसे होगा, आइए अब ये समझते हैं। और ये है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जितना इंपॉर्टेंट रोल एसिटाइलकोलाइन का था, कैल्शियम को रिलीज करके ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को पुल करना, उसके बाद मायोसिन को बाइंड करवाना, मायोसिन का मूवमेंट जो कि एक्टिन ने खींचा था मायोसिन को, पहले क्रॉस ब्रिज बना, फिर स्लाइडिंग मूवमेंट हुआ। अब ये सारी चीजें नॉर्मल करनी पड़ेंगी ना, तो मसल रिलैक्स नहीं होगा। तो रिलैक्सेशन के लिए एक चीज आपको याद रखनी है, रिलैक्सेशन के लिए सिर्फ सार्कोलेमा का एक कंपोनेंट काम करेगा, वो है सोडियम एंड पोटेशियम पंप। क्योंकि देखिए ये चीज आप याद रखिए, अगर आपने ये नहीं मेंशन किया तो समझिए आपने मसल को रिलैक्स कराया ही नहीं। सोडियम एंड पोटेशियम पंप मिलके क्या करते हैं, पहला काम ये करते हैं कि कैल्शियम को पंप करते हैं दोबारा, पंप्स बैक इनटू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैल्शियम तो चला गया दोबारा, जब कैल्शियम हटा तो टीपीसी के बजाय टीपीआई आ जाएगा जो इनहिबिट करेगा कैल्शियम को। कैल्शियम वापस चले गए, यानी अब साइट्स दोबारा कवर। तो एक्टिव साइट्स क्या हो गई, एक्टिव साइट्स हाइड हो गई, एक्टिव साइट्स हाइड हो गई। सेकंड काम इन्होंने क्या किया, सेकंड काम इसने क्या किया कि एटीपेस को बाइंड कराया दोबारा, बाइंड बैक विथ मायोसिन हेड। ये दोबारा मायोसिन से बाइंड हुआ।
अब ये भी ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस्ड नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको और याद रखनी है, जितना एटीपी इंपॉर्टेंट है उतना मैग्नीशियम भी इंपॉर्टेंट है इस मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन वाले पार्ट में। रिलैक्सेशन में तो सिर्फ ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और ये हुआ क्यों पता है? सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? सोडियम पोटेशियम पंप आपको याद होगा कि इस मसल्स की मेम्ब्रेन पे सोडियम पोटेशियम पंप कुछ इस तरह से अपना स्ट्रक्चर बनाता है ना? और जो अंदर सोडियम्स गए थे ना, ये अंदर जो सोडियम्स गए थे जब डिपोलराइज्ड कंडीशन हो गई थी, ठीक है, और पोटेशियम बाहर की तरफ थे, ये पोटेशियम जो बाहर की तरफ थे, है ना, ये सब डिपोलराइज्ड कंडीशन थी जिसको हम लोगों ने मेंशन किया था +50 से +75 MV। तो अब ये पोटेशियम क्या करेगा, सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा? ये सोडियम पोटेशियम पंप है आपका, ठीक है, सोडियम प्लस पोटेशियम पंप। अब इसको थोड़ा एटीपी चाहिए और ये एटीपी के यूज से क्या करेगा? दोबारा सोडियम को वापस भेजना स्टार्ट करेगा। तो यहां ये 3 सोडियम को बाइंड करेगा, ठीक है, और बाहर की तरफ क्या कर रहा है? ये बाहर की तरफ 2 पोटेशियम को बाइंड कर रहा है। तो 3 सोडियम 2 पोटेशियम, ठीक है। फिर एक एटीपी खर्च, पंप घूमेगा। जब पंप घूमेगा तो ये 3 सोडियम अंदर से बाहर चले जाएंगे और बाहर वाले पोटेशियम अंदर आ जाएंगे और कंडीशन हो जाएगी रीपोलराइज्ड। तो ये सारी चीजें वापस अपने पोजीशन पे आएंगी और अब होगा सेकंड पार्ट, यानी मसल्स रिलैक्सेशन। क्लियर? तो ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर से। आई होप ये लेक्चर आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो एक बार मस्कुलर सिस्टम की वीडियो भी देखें, क्योंकि इसमें सारी बेसिक्स हैं। जब तक बेसिक्स नहीं समझेंगे थोड़ा सा टाइम लगता है मैकेनिज्म को समझने में, बट जिन्होंने देख लिया है मस्कुलर सिस्टम उनके लिए मैकेनिज्म अब बहुत इजी है। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ आप वीडियो को अपना प्यार दें, लाइक बटन प्रेस करें। जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि अगर आपको कोई भी टॉपिक 11th से रिलेटेड या नीट से रिलेटेड डाउटफुल है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें ताकि मैं और वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।